पूरे देश की नज़र बिहार के चुनाव पर है। 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन बिहार में क्या होगा इसकी छाप जेएनयू में देख लीजिए। जेएनयू में 3 लोगों ने चुनाव जीता है, नीतीश कुमार, मनीषा, फातिमा, वैभव मीना। ये चारों जो चुनाव जीते हैं ये 4 पार्टियों से हैं। नीतीश लेफ्ट से हैं, मनीषा जो है वो भी लेफ्ट से हैं, फातिमा भी लेफ्ट से दूसरे धड़े से है, कोई डीएसएफ से है, कोई आयशा से है। वैभव मीना जो है वो सबसे खास बात है, वो एबीपी से हैं, मतलब बीजेपी के संगठन से हैं। लेकिन इन चारों में एक समानता है। नीतीश जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं, मनीषा जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, फातिमा अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, अल्पसंख्यक ओबीसी हैं, और वैभव मीना जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, यानी आदिवासी। याद कीजिए, इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी एसटी को रिजर्वेशन था, लेकिन वो वहां तक नहीं जा पाते थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी, जमीनें नहीं थी। सबसे ज्यादा इस देश में जातिवाद के शिकार हुए शेड्यूल कास्ट लोग, जिसको बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट कहा है, जिसमें लगभग हजारों जातियां हैं। उसके बाद आदिवासी समाज की स्थिति बहुत खराब थी, तो शेड्यूल एससी एसटी को सबसे पहले रिजर्वेशन मिला। उसके बाद 90-92 में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। ओबीसी में 4000 जातियां। ओबीसी उनको कहा गया जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन तो थी, उनका रोजी रोटी तो चल रहा था, लेकिन वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे, वो मीडिया में नहीं थे, जुडिशियरी में नहीं थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं थे, बिजनेस में नहीं थे। यानी जो शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड थे, उसमें जाट, पटेल, मराठा, गुजर, ये सब आज भी हैं। आप इनकी संख्या देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, मीडिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो इनको एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल, सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन कहा गया। इनको आर्थिक पिछड़ेपन नहीं कहा गया था, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सोचिए किस तरह से अब राजनीति बदल रही है। 90-92 के बाद ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, और 2005 में कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी को दाखिले का रास्ता साफ हुआ। और अब ये नतीजा है, वो जेएनयू जो लेफ्ट का गढ़ नहीं था, जो लेफ्ट सवर्णों का गढ़ था। लेफ्ट जो जेएनयू जो है वो लेफ्ट का गढ़ नहीं था, माफ कीजिएगा, लेफ्ट सवर्णों का गढ़ था। जैसे बिहार में जिसको लेनिनग्राद कहा जाता है, बेगूसराय, वो लेफ्ट का गढ़ नहीं था, लेफ्ट सवर्णों का गढ़ था। भारत की राजनीति, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे कांग्रेस हो, वो सब सवर्णों का गढ़ था। मधु लिमिये से लेकर जयप्रकाश नारायण, लोहिया, ये सब सवर्ण समाज से थे। चाहे वो समाजवाद हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, सब जगह सवर्ण वर्चस्व था। और जेएनयू में ये जो नतीजे हैं, इसमें चारों को, वैभव मीना जो एबीपी से जीते हैं वो भी ट्राइबल हैं, मतलब एसटी हैं। तो नीतीश जो है ओबीसी समाज से हैं, मनीषा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, फातिमा जो है ओबीसी मुस्लिम से हैं, और वैभव ट्राइबल है। पार्टी 4 अलग अलग हैं, लेकिन चारों के चारों बहुजन हैं। ये अब साफ हो गया है, मैं बार बार कह रहा हूं पिछले 10-11 सालों से, कि जैसे जैसे शोषित वंचित समाज के लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएंगे, ये खेल बदलेगा। 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। इस देश में आजादी के पहले मैं नहीं जाऊंगा, आजादी के बाद की अगर बात करूं तो बाबा साहब अंबेडकर ने वो रास्ता बनाया। जगदेव बाबू की शहादत हुई, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, इन तमाम किसान नेताओं ने, दलित पिछड़े नेताओं ने, शरद पवार हों, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर नेताओं ने लड़ाई लड़ी। लालू यादव, रामविलास पासवान, यूपी बिहार का तो खैर और आगे का इतिहास है। दक्षिण में करुणानिधि जो पेरियार की लड़ाई को लड़ रहे थे। राजनीतिक रूप से अब ये समय फल देने वाला आ गया है। जो लड़ाई शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव लड़ रहे थे, मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस लड़ाई को जीवन भर लड़ा, उस समय समाज जागरूक नहीं था। लेकिन आज कल्पना कीजिए, 60% भी अगर हमारे समाज के लोग जागरूक हैं, स्कूल कॉलेज पहुंच गए हैं, तो वो अपने भागीदारी का सवाल पूछ रहे हैं। और इसी का नतीजा है ये जेएनयू का नतीजा। जेएनयू में लेफ्ट पहले भी जीतता था, लेकिन उसका जाति अलग थी, उसमें ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग जीतते थे।
60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग सत्ता में आते थे। अब कुछ जगह भेद किला है, जिसमें मीडिया एक बड़ा भेद किला है। पश्चिम बंगाल जैसे जहां जहां सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, वो अभेद किला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जिनकी 90% आबादी है, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी ये बड़ी पार्टियां हैं, पैसे वाली पार्टियां हैं, जनाधार वाली पार्टियां नहीं हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा इस खेल को अब कांग्रेस समझ रही है। वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात कर रही है। और इसका सीधा संबंध अब मैं बिहार चुनाव से बता रहा हूं। बिहार में जो इस बार नतीजे आएंगे, अगर इन पार्टियों ने जो समझदारी जेएनयू में लेफ्ट ने दिखाई है या एबीपी ने दिखाई है, अगर ये समझदारी बिहार में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने दिखाई, सोचिए एबीपी को, बीजेपी को भी एक ट्राइबल को टिकट देना पड़ा, लेफ्ट को भी एक ओबीसी, एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी मुस्लिम को टिकट देना पड़ा। मतलब इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, किसान और अल्पसंख्यक समाज जो है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड, पिछड़े, इन लोगों की राजनीति होगी, क्योंकि 90% वोट इनके पास है। जाति जनगणना बिहार का साबित हो चुका है, तेलंगाना का साबित हो चुका है, कर्नाटक का साबित हो चुका है। राजनीति तो अब इनके आसपास ही घूमेगी। लेकिन अभी भी इस देश में कुछ जातिवादी, मनुवादी हैं जो प्रॉक्सी तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं। और लेकिन उनकी मजबूरी है। मैंने बाबा साहब का लाइन इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब ने जो लाइन खींची है ना, उस पर देर सवेर सबको न्याय मिलेगा, सबको आना पड़ेगा। किसी के साथ जातिवाद होगा तो वो भी संविधान से न्याय मिलेगा, किसी के साथ धार्मिक अत्याचार होगा वो भी संविधान से न्याय मिलेगा। राम मंदिर भी संविधान के दम पर ही बना है। मुस्लिम समाज को भी अभी वक्फ बिल पर न्याय संविधान के दम पर ही मिलेगा। और इस देश के 90% शोषित वंचित समाज को भी उसका अधिकार वोट की ताकत से ही मिलेगा। तो वोट का संविधान का दिया हुआ इस देश के नागरिकों को सबसे बड़ा अधिकार है, जो शोषित वंचित समाज को मजबूत कर रहा है। तो बिहार में अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बार आइसोलेट हो जाएगी, वो जो ज्यादातर 10% को टिकट देगी, टिकट तो आपको एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों को ही देना पड़ेगा। मतलब अब राजनीति तो 90% के लोगों के आसपास ही चलेगी। और ये समझ लोगों की बढ़ गई है। जेएनयू चूंकि पढ़ाई लिखाई का केंद्र है, तो वहां ये रिजल्ट ज्यादा पहले आ गया है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, सोशल जस्टिस की लड़ाई और तेज होगी। लेकिन जो जातिवादी, मनुवादी हैं, वो प्रॉक्सी तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं। वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। वहां कोलोजियम का कब्जा है। और ये दरवाजा भी तभी खुलेगा जब इस देश के 90% शोषित वंचित समाज के लोग संसद और विधानसभा में जब जाएंगे। और वैसे लोग जो सिस्टम को समझते हैं, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है मनुवादी पार्टियों द्वारा, ऐसे लोगों को सत्ता में भेजा जाता है संसद में जो अपने संवैधानिक मूल्यों के लिए ना बोले। ये होता रहा है, पहले कांग्रेस करती रही है 60 साल तक, अब बीजेपी भी वही कर रही है। ऐसे में आपको ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब, रामविलास पासवान, करुणानिधि जैसे लोगों को संसद में भेजना पड़ेगा। चंद्रशेखर जो है युवा चेहरा है, वैसे लोगों को संसद भेजना पड़ेगा। राजकुमार रौत युवा चेहरा है जो ट्राइबल से जीत के आए हैं। ऐसे लोगों को संसद में भेजना पड़ेगा जिनके लिए सामाजिक हित बड़ा हो। और ये जो प्रॉक्सी तरीके से जो देश चलाने की कोशिश है ना, वो भी खत्म होगा। वो कैसे? आपके नंबर बच्चों के काटे जा रहे हैं यूपीएससी में। साफ देखिए, 451 के बाद नीचे जितने हैं बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी के हैं, ऊपर ज्यादातर जनरल के हैं, क्योंकि इंटरव्यू में उनको कम नंबर दिए जाते हैं, जबकि वो रिटेन में अच्छा करते हैं। ये प्रॉक्सी तरीके से देश चलाना चाहते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहां आज भी कोलोजियम है और 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप देखिए, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर कितने जज हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के छोड़ भी दीजिए, जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन लागू हुआ, इसी प्रॉक्सी वार का नतीजा है। अभी भी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो रिजल्ट है यूपीएससी में, उसमें 90% एक जाति, जनरल कैटेगरी में उसमें वैश्य नहीं है, ठाकुर नहीं है, कायस्थ नहीं है, जाट नहीं है, पटेल नहीं है, मराठा नहीं है, सब जनरल कैटेगरी में आते हैं। एक जाति के लोगों का कब्जा है, उसका आप पता कीजिए वो कौन जाति के लोग हैं जो ईबीएस का सबसे ज्यादा रिजर्वेशन खा रहे हैं। और जिस तरह से ये जातिवादी, मनुवादी आग लगा रहे थे कि पिछड़ा अति पिछड़ा लड़ जाए, एससी में इन्होंने, एसटी एससी में इन्होंने 2 फाड़ कर दिया और कह रहे थे कि पिछड़े सारे पिछड़े खा रहे हैं अति पिछड़े का अधिकार। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन सबसे ज्यादा कौन खा रहा है?
खैर धीरे धीरे ये समझ बढ़ रही है, वोट की ताकत लोग समझ रहे हैं और बिहार का नतीजा इसी के आसपास होगा, क्योंकि बिहार यूपी में जाति की राजनीति नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई है। मीडिया की बातों में कभी मत आइए। मीडिया ने जब दलित पिछड़ों का राजनीति में आना शुरू हुआ तो राजनीति का अपराधीकरण का झूठा नारा फैलाया, जबकि सच्चाई थी कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया, ताकि दलित पिछड़े गरीब हैं चुनाव न लड़ सके, अल्पसंख्यक गरीब है चुनाव न लड़ सके, किसान गरीब है चुनाव न लड़ सके। इसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद भी जब SC ST OBC की लीडरशिप पार्टियां आई तो उनके नेताओं को बदनाम किया गया। तो जो ये जातिवादी मनुवादी मीडिया का जो अभेद किला है, अब ये प्रॉक्सी वॉर से देश चलाना चाह रहे हैं, मीडिया के दम पर, जुडिशियरी के दम पर। लेकिन सोशल मीडिया ने अब मीडिया का ऑप्शन दे दिया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर अब खेल चालू है। और जिस दिन संसद में अभी 50% SC ST OBC पहुंचे हैं विधानसभा और संसद में, टोटल 90% लोग, जिस दिन इस देश के 90% लोग की भागीदारी 90% संसद में होगी, उस दिन इस देश के धन संपत्ति में भी 90% लोगों को 90% हिस्सा मिलेगा। जो आज भी 10 रोटी से गुजारा कर रहे हैं 90 लोग, और 90 रोटी 10 लोग खा रहे हैं। तो और ये सब कुछ संविधान से होगा, वोट की ताकत से होगा। और ये JNU में दिखा, इस बार बिहार में भी होने जा रहा है। यहाँ पार्टी कोई भी हो, टिकट तो आपको दलित पिछड़ों और OBC को ही देना पड़ेगा। ये गांठ बांध लीजिए, अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट को ही टिकट देना पड़ेगा, अल्पसंख्यकों को ही टिकट देना पड़ेगा, उसी के रास्ते बनेंगे। तो JNU ने साफ कर दिया है कि आगे समय में वोट की ताकत, बाबा साहब का संविधान और मजबूत होगा। बस शर्त इतनी है कि जो संवैधानिक पदों पर लोग हैं और जो पढ़े लिखे शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रहने की। पहले हमारे नेता जागरूक थे, समाज उतना जागरूक नहीं था। अब समाज जागरूक है, अब नेताओं को बस जागरूक होना है। धर्म की राजनीति का काट, कमंडल की राजनीति का काट तो मंडल ही है, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और रिजर्वेशन ही है। क्या JNU का नतीजा बिहार में नहीं दिखेगा? और क्या ये जो प्रॉक्सी वार है, जब 90% आबादी SC ST OBC की संसदों में हो जाएगी, तब चाहे वो चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, सब जगह सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।